हाँ जी बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं अब मटेरियल कॉस्टिंग की थ्योरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो जी क्वेश्चन कह रहा है हाउ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल अराइजिंग ड्यू टू स्टोरेज ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट। आपको कॉस्ट अकाउंट में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करना होता है ये बच्चों हमें पहले भी पता है। हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं हमने देखा है क्या नॉर्मल लॉस के साथ क्या होता है। सर नॉर्मल लॉस दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं नॉर्मल लॉस में, या तो हम उसे ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं नॉर्मल लॉस की वजह से हम रिमेनिंग गुड्स की वैल्यू को इन्फ्लेट कर देते हैं। रिमेनिंग की जो वैल्यू है उसे इन्फ्लेट कर दिया जाता है और दूसरे शब्दों में उसकी वैल्यू को बाकियों पे लोड कर दिया जाता है, जो भी नॉर्मल लॉस होता है। करेक्ट, रिमेनिंग वैल्यूज इन्फ्लेट कर दो। और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस छूटते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कॉस्टिंग P&L। करेक्ट, लीजिए नॉर्मल लॉस शुड बी ट्रांसफर टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, आपको उसे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डालना होता है। एंड एबनॉर्मल लॉस को क्या करना होता है, कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर देना चाहिए। इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस हम ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, हम प्राइस ऑफ मटेरियल जो इशू किया है प्रोडक्शन को उसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, इन्फ्लेट कर दिया जाता है टू कवर द नॉर्मल लॉस। उतने से जितना भी नॉर्मल लॉस हो रहा है उससे आप इशू प्राइस को बढ़ा देते हो। क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। बिन कार्ड और स्टोर लेजर में आपको फर्क बताना है। अब ये दोनों होते क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा, फिर फर्क भी देख लेते हैं। बिन कार्ड क्या होता है, आप लोग कभी किसी शॉप पे गए होगे तो आपने देखा होगा जैसे केमिस्ट पे जब आप कभी जाते हो तो उन्होंने ना रैक्स बनाई हुई होती है अलग अलग, उन रैक्स में ना वो सामान रख के चलते हैं। करेक्ट, तो ये जो रैक्स बनते हैं रैक्स के ऊपर ना एक कार्ड लगा हुआ होता है या एक चिट लगी हुई होती है जिसपे लिखा होता है कि इसमें कौन सी आइटम और कितनी क्वांटिटी है, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि क्या चीज है। सिमिलरली इवन बहुत बार क्या होता है जैसे आप किचन में जब एंटर करते हो या फिर कहीं पे भी ऑफिसेज में, लेबोरेटरी में कभी एंटर करते हो तो ना वहां ना केमिकल के ऊपर ना एक चिट लगी हुई होती है कि हाँ इसमें इस तरीके का केमिकल है। तो डेट स्लिप जिसपे लिखा हुआ है कि इसमें क्या आइटम आ रही है, दैट इज कॉल्ड बिन कार्ड। तो बिन कार्ड बेसिकली एक आइडेंटिटी होता है। बिन कार्ड एक यू कैन से आईडी कार्ड की तरह है जो बताता है कि किस में उस पर्टिकुलर रैक में उस पर्टिकुलर स्टोरेज में किस तरीके की क्वांटिटी है, किस चीज की क्वांटिटी है और कितनी क्वांटिटी है। वेयर स्टोर लेजर क्या होता है, स्टोर लेजर जैसे आप लोगों ने फीफो लीफो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आप लिखते हो ओपनिंग इतना था, इतना परचेज किया, इतना इशू किया, इतना क्लोजिंग है, किए थे। जहां पे आप प्रॉपर एक लेजर बना रहे हो, नाम से पता लग रहा है लेजर है किसका, स्टोर्स का, जिसमें स्टोर्स की सारी डिटेल आ रही है कि कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना परचेज किया है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू है, सब कुछ उसके अंदर आता है। ठीक है जी। तो बिन कार्ड बेसिकली एक डिटेल है क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड की, जहां पे सिर्फ क्वांटिटी दिखाई जाती है, बताया जाता है कि कितनी क्वांटिटी है। स्टोर लेजर में पूरी डिटेल आती है। करेक्ट, अब इस बैकग्राउंड के साथ एक बार चलो डिफरेंस समझ लेते हैं। बिन कार्ड को मेंटेन करता है जी स्टोर कीपर और स्टोर लेजर को मेंटेन करता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बिन कार्ड क्योंकि स्टोर में होंगे, स्टोर्स में ही रैक्स बनी हुई होंगी, इसलिए उसे कौन रखता है, स्टोर कीपर। स्टोर लेजर को कौन मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मतलब अकाउंट्स वाले। बिन कार्ड एक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है, वेयर स्टोर लेजर एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है। रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ आप क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हो और स्टोर लेजर में आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर देते हो कि कितना ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, सारी डिटेल आती है विद क्वांटिटी एंड अमाउंट बोथ। बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटीज आती है, कितना सामान आया, कितना इशू किया, कितना बैलेंस है। वेयरएज स्टोर लेजर में क्वांटिटी भी आती है और वैल्यू भी आती है। बिन कार्ड में सिर्फ इतना आएगा कि दो जी इतना ओपनिंग में सामान था, इतना और आ गया, इतना इशू कर दिया, ये क्लोजिंग है। वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ क्वांटिटी आएगी। वेयरएज स्टोर लेजर में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों आती है। बिन कार्ड में एंट्रीज तब करी जाती है जब ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन के टाइम पे एंट्री होती है एट अ टाइम, और स्टोर लेजर में ट्रांजैक्शन के बाद होती है। आप अकाउंटिंग कब करते हो, एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद करते हो। करेक्ट। बिन कार्ड में क्या होता है, जैसे ही ये मिस्टर एक्स है मान लो, या ये कोई स्टोर का बंदा है, इसके पास किसी रैक में कोई सामान रखा है, ठीक है, कोई सेकंड पर्सन आया है इनके पास सामान लेने, तो जैसे ही इसे सामान देंगे ना ये इसमें से क्वांटिटी कम कर देगा, तो साथ साथ वो रिकॉर्डिंग कर देगा ताकि ना एक कंट्रोल रहे कि कितना सामान कम हो गया, कितना बचा हुआ है, कितना आया। अगर वो नहीं करेगा ना तो कंट्रोल छूट जाएगा। वेयरएज अकाउंटिंग तब होती है जब ट्रांजैक्शन पूरी हो गई और सामान लेके चला गया, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है स्टोर्स लेजर के अंदर। इंटर डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर होता है वो बिन कार्ड में नहीं आता, वो सिर्फ स्टोर लेजर में आता है। ऐसा क्यों?
एक डिपार्टमेंट है एक्स, एक डिपार्टमेंट है वाई, ये स्टोर्स है, सामान दोनों का स्टोर एक ही जगह है। ये सामान अभी एक्स के पास था, एक्स ने क्या कहा, ठीक है तुम वाई की बुक्स में ले लो, वाई की एक अकाउंटिंग एंट्री दे दी, सामान बट रखा है यही स्टोर में ही रहेगा, स्टोर से कहीं गया नहीं है। इसीलिए जब भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है तो एंट्री किस में आती है, स्टोर लेजर में आती है, बिन कार्ड में नहीं आती। तो अगर हम इसे एक बार कंक्लूड करना चाहें तो लीजिए फटाफट एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। बिन कार्ड कौन मेंटेन कर रहा है, स्टोर कीपर, स्टोर लेजर कौन मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बिन कार्ड क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है, स्टोर लेजर क्या होता है, एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है। बिन कार्ड में किसकी इंफॉर्मेशन आती है, सिर्फ क्वांटिटीज की, स्टोर कार्ड में क्वांटिटी और वैल्यू की दोनों। बिन कार्ड में एंट्री कब होती है, एट द टाइम, और स्टोर कार्ड में कब होती है, आफ्टर द ट्रांजेक्शन। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर किस में आते हैं, सर स्टोर लेजर में आते हैं, बिन कार्ड में नहीं आते। ठीक है बेटा, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव्स, स्क्रैप एंड स्पॉइलेज। आपको डिफेक्टिव का, स्क्रैप का और स्पॉइलेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करनी है। तो हमने कहा पहले चलो ये समझ लेते हैं तीनों होते क्या हैं। पहले बात करते हैं बेटा मीनिंग की। डिफेक्टिव मीन्स कुछ एनीथिंग विच इज नॉट अप टू स्टैंडर्ड। एनी यूनिट, आपने कुछ सामान बनाया विच इज नॉट अप टू स्टैंडर्ड, जो क्वालिटेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आप शूज बनाते हैं, आपने शू बनाया बट जहां पे आप लेस डालते हो ना वो जगह हल्की सी टूटी हुई थी, दैट इज अ डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम मीन्स जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसको आप थोड़ा सा रिपेयर करा के ठीक करा सकते हो, थोड़ा सा जॉब वर्क करा के, थोड़ा सा एडिशनल पैसे खर्च करके ठीक कर सकते हो, दैट इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मीन्स समथिंग विच इज नॉट अप टू स्टैंडर्ड। स्क्रैप, ऐसा मटेरियल, यानी कि यू कैन से रॉ मटेरियल। डिफेक्टिव जनरली फिनिश गुड्स में होता है, स्क्रैप आपका रॉ मटेरियल में होता है। मटेरियल विच इज डिस्कार्डेड और जिसको डिस्पोज करना होता है, नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। वैसे आप चाहो तो दोबारा प्रोडक्शन में लगा सकते हो बट फिर भी डिस्पोज करना फायदेमंद होता है, जनरली इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर मैं स्क्रैप की बात करूं तो जैसे शूज बनाना है, शूज बनाने के लिए आप लेदर परचेज करते हो ताकि आप लेदर से शूज बना सको। अब जब आप लेदर से शूज बनाते हो तो कुछ लेदर होती है जो बच जाती है। जैसे मान लो आपने इतनी लेदर परचेज करी, इससे आप किसी का फुट बनाना चाहते हो, नंबर का कोई पर्टिकुलर, तो ये आपने इतना कट किया, तो ये जो बाकी हिस्सा बच गया, ये जो हिस्सा बच गया, ये आपका एक तरीके से स्क्रैप है, इसका कोई यूज नहीं होने वाला, दैट इज स्क्रैप। तो ऐसा रॉ मटेरियल जो बच गया है, जिसको डिस्कार्ड करना है, जिसको आपको डिस्पोज करना होता है, कभी कभी आप इसे दोबारा भी थोड़ा बहुत कहीं यूज कर लो तो कर लो, अदरवाइज जनरली इतना यूज नहीं होता। अगर आप स्पॉइलेज की बात करो तो ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत बैडली डैमेज्ड है, जिसका रेक्टिफिकेशन इकोनॉमिकली सही नहीं है, जो बैडली डैमेज्ड है, जिसका रेक्टिफिकेशन इकोनॉमिकली वर्थवाइल नहीं है, तो बेटर है कि उसे बेच दो। जैसे आपने कहा आप शर्ट बना रहे हो, शर्ट बना रहे थे, हमने कहा ठीक है, लॉट बना दिया पूरा 2000 शर्ट का, 3000 शर्ट का। कुछ ऐसा हुआ कि उसके ऊपर कलर गिर गया, मान लो व्हाइट शर्ट थी, उसके ऊपर रेड कलर गिर गया, सारी की सारी शर्टें लाल हो गई, आधी लाल हो गई, आधी व्हाइट रह गई। अब इसको आप ठीक नहीं कर सकते, दैट इज स्पॉइलेज। इतनी बुरी तरह डैमेज हो गई कि आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, अब आपके पास उसका कोई यूज नहीं, आपको उसे रद्दी के भाव निकालनी पड़ेगी, दैट इज स्पॉइलेज। तो डिफेक्टिव और स्पॉइलेज जनरली एफजी के अंदर होता है, ये एफजी के अंदर होता है, ये एफजी के अंदर होता है। स्क्रैप आरएम एफजी दोनों में हो सकता है। स्क्रैप के केस में क्या है, अगर आप आरएम से रिलेटेड बोलो तो आप उसको एज अ वेस्ट भी बोल सकते हो, बट अगर आप उसे आउटपुट से रिलेटेड बोलो तो आप उसे स्क्रैप बोल देते हो। तो वैसे तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है वेस्ट और स्क्रैप में भी, माइन्यूट डिफरेंस ही है, बट स्टिल समवेयर डाउन द लाइन वी से कि हाँ स्क्रैप आरएम एफजी दोनों से रिलेटेड हो सकता है। आरएम से रिलेटेड है तो वेस्ट है, आउटपुट से रिलेटेड एफजी से रिलेटेड है तो स्क्रैप की टर्म्स में बोला जा सकता है। अब नुकसान दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि होना ही होना है, जिसको आप और मैं मना नहीं कर सकते। अगर आप शूज बना रहे हो, जैसे आप लेदर से शू बना रहे हो, तो इतना हिस्सा बेटा खराब होगा ही होगा। डिफेक्टिव की बात बना रहे हो, आप बल्ब बना रहे हो तो 1%, आधा परसेंट, 2% बल्ब खराब होंगे ही होंगे। स्पॉइलेज की बात करो तो कुछ बल्ब टूटेंगे ही टूटेंगे। तो डेट इज जो जनरल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, जिसको आप रोक नहीं सकते, डेट इज नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल जो आपकी गलती की वजह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो कैरोसिन की, कैरोसिन कुछ इवेपोरेट हो जाता है और पेट्रोलियम थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाता है, डेट इज अ नॉर्मल लॉस, सबको पता है होगा ही होगा।
बट आपसे उसका टैंकर गिर गया, टैंकर में कुछ और डल गया जिस वजह से वो खराब हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो आपके कंट्रोल से बाहर है, होना ही होना है, इंडस्ट्री में सबको होता है। एबनॉर्मल लॉस जो आपकी गलती की वजह से हुआ, ठीक है। जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा, आंख बंद करके याद रखना, कहा जाता है कॉस्टिंग P&L में, चाहे स्क्रैप हो, चाहे स्पॉइलेज हो, चाहे डिफेक्टिव हो, ठीक है जी। अगर डिफेक्टिव है तो जो भी आपकी कॉस्ट है लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव कहां डाल दी जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। जो भी आपके डिफेक्टिव हैं, जितना भी आपको उसे बनाने में लगा, माइनस जितना भी आपको बेच के मिला, जैसे 100 रुपए बनाने में लगा, 20 रुपए बेच के मिला, 80 रुपए आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, करेक्ट है जी। अगर आप स्क्रैप की बात करो तो कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है? स्प्रेड कर दिया जाता है ऑन प्रोडक्शन, प्लस उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कॉस्ट में से क्या कर दी जाती है? कॉस्ट में से माइनस कर दी जाती है। अगर आपको याद हो, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते थे? कॉस्ट कैसे निकालते थे? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप अपॉन टोटल इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। नॉर्मल लॉस स्क्रैप माइनस करने का मतलब जो भी रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दी, टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस करने का मतलब आपने कॉस्ट को इन्फ्लेट कर दिया। मान लो आपने कहा 10,000 रुपए लगे हैं, 90,000 रुपए लगे हैं, 1,000 यूनिट है, 100 यूनिट नॉर्मल लॉस है। अगर मैं 1,000 यूनिट से डिवाइड करता तो 900 रुपए आता, 90 रुपए आता। बट आप क्या करते हो, 1000 में से नॉर्मल लॉस यूनिट की 100 माइनस कर दी तो ये आ गया 100 रुपए। तो आपने उसकी कॉस्ट बढ़ा दी, कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया प्रोडक्शन पे, ठीक है। अगर आप स्पॉइलेज की बात करो तो कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू आप कहां पे चार्ज करते हो? प्रोडक्शन ऑर्डर पे। जो भी प्रोडक्शन, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हो तो उसमें चार्ज कर दो, या फिर यू कैन से इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड और सबके ऊपर उसकी कॉस्ट स्प्रेड हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा मोटा मोटा आपका डिफेक्टिव, स्क्रैप और स्पॉइलेज। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वैसे तो आपके पास सब कुछ मटेरियल में यहां लिखा ही हुआ है, एक बार क्विकली रन कर लेते हैं। डिफेक्टिव वो यूनिट या पोर्शन जो स्टैंडर्ड का नहीं होता। अगर नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू कहां चार्ज कर दी जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और यू कैन से प्रोडक्शन। एबनॉर्मल है तो आंख बंद करके कहां डाल देना? सर कॉस्टिंग P&L के अंदर। स्पॉइलेज की बात करें तो वो सामान जो बहुत बैडली डैमेज्ड है और जिसको इकोनॉमिकली रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए जनरली उसे डिस्पोज कर दिया जाता है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अगर नॉर्मल लॉस है तो जो भी कॉस्ट है लेस रियलाइजेबल वैल्यू आप किस में डाल दो? प्रोडक्शन ऑर्डर पे डाल दो, या फिर आप उसे कहां डाल दो? प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल के सबके ऊपर चार्ज कर दो। एबनॉर्मल लॉस है तो कुछ नहीं करना, कॉस्टिंग P&L। हमेशा याद रखना एबनॉर्मल लॉस कहां जाता है? कॉस्टिंग P&L। अगर स्क्रैप की बात करो तो वो मटेरियल जो डिस्कार्ड है या डिस्पोज कर दिया जाता है विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। जनरली स्क्रैप की ना कोई वैल्यू होती है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, बहुत कम वैल्यू होती है। हाउएवर कभी कभी हम उसे दोबारा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज रॉ मटेरियल, बहुत रेयरली होता है बट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल लॉस है तो आप उसकी कॉस्ट को प्रोडक्शन पे डाल देते हो, प्लस रियलाइजेबल वैल्यू को कॉस्ट में से घटा देते हो। अगर एबनॉर्मल है तो जो भी उसकी कॉस्ट है लेस स्क्रैप वैल्यू कहां डाल दी जाएगी? कॉस्टिंग P&L में। हमेशा याद रखना, चाहे डिफेक्टिव हो, स्क्रैप हो, स्पॉइलेज हो, कॉस्ट लेस RV विल गो टू कॉस्टिंग P&L। RV इज रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू विल गो टू कॉस्टिंग P&L। मतलब 100 रुपए बनाने के लगे, 20 रुपए बेच के मिले, तो 80 रुपए का जो नेट खर्चा हुआ कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग P&L के अंदर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ABC एनालिसिस एज ए टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है ABC एनालिसिस, उसके बारे में चर्चा कीजिए। हमने कहा चलो ABC कंट्रोल देख लेते हैं क्या होता है। आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से ये चीज अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कोई ज्वेलर की शॉप है, ज्वेलरी की पूरी शॉप है, इस पे है सिल्वर, इसके पास रखा है गोल्ड, इसके पास रखा है डायमंड। आपको क्या लगता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? सर सबसे हाईएस्ट वैल्यू डायमंड की होगी, मतलब ये फर्स्ट रैंकिंग पे होगा, ये सेकंड रैंकिंग पे होगा, ये थर्ड रैंकिंग पे होगा, करेक्ट। डायमंड सबसे ज्यादा प्रीशियस है, सबसे ज्यादा महंगा है, सबसे ज्यादा वैल्यू डायमंड की है, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे रखा जाएगा? सर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखा जाएगा डायमंड पे। ये इंश्योर किया जाएगा कि इसमें से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर गोल्ड पे और फिर सिल्वर पे। सिल्वर पे तो इतना कम ध्यान होता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही होता है। तो आपने ये जो ध्यान रखने का तरीका है ये आपने बांट दिया बेस्ड ऑन द वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड ABC एनालिसिस। A फॉर द बेस्ट थिंग जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, B फॉर सेकंड हाईएस्ट, C इज द लीस्ट वैल्यू, जिसकी आपको C वो आइटम है जिसपे आपका ध्यान बहुत कम है, ठीक है। चलो
यही हमने कहा एबीसी एनालिसिस एक सिस्टम है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल का, जिसमें आप सिलेक्टेड आइटम पे कंट्रोल्स लगा रहे हो और यू कैन से कुछ आइटम्स पे ज्यादा लगा रहे हो, कुछ पे कम लगा रहे हो। मेजर ऑफ कंट्रोल है वो वेरी करता है विद इट्स यूसेज, दैट इज डिफरेंट कंट्रोल इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट आइटम बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उन पे कंट्रोल लगाते हो। जैसे जो बड़े लोग हैं उनकी वीआईपी कहीं पे जाना होता है तो वीआईपी एंट्री हो जाती है, और जो आम आदमी है उनके लिए नॉर्मल एंट्री होती है, करेक्ट। तो सिमिलरली इन्वेंट्री में भी जो हाई वैल्यू है, जैसे डायमंड है, डायमंड पे कंट्रोल ज्यादा लगेगा, बाकी चीजों पे कंपेयरिंग टू डायमंड कम लगेगा। इसके अंदर हम सामान को 3 पार्ट में तोड़ते हैं, ए बी सी। ए वो आइटम है जो 70% वैल्यू होती है जिसकी, और 10% क्वांटिटी होती है, मतलब क्वांटिटी तो बहुत कम है बट वैल्यू बहुत सारी है, जैसे डायमंड। बी जिसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है और वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा है बट ए से कम है। सी जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जैसे सिल्वर हो गया, वैल्यू बहुत कम है। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाए जाते हैं ए पे, इंश्योर किया जाता है कि ओवर स्टॉकिंग भी ना हो और शॉर्टेज भी ना हो। बी के ऊपर मॉडरेट कंट्रोल लगाए जाते हैं। सी के ऊपर या तो लगाते ही नहीं कंट्रोल या लीस्ट कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस अगर हम समरी में बोले, ए फॉर हाईएस्ट वैल्यू वाली आइटम, उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखना, जैसे डायमंड पे रखोगे। बी मॉडरेट वैल्यू वाली आइटम जैसे गोल्ड, और सी इज द सिल्वर वाला पार्ट, या आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीजें सी में ले लो जिसमें आप कंट्रोल बहुत कम रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। नाम से ही पता लग रहा है रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जब आपको दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, मतलब इन्वेंट्री जब उस लेवल पे आ जाए तो आप बोलोगे कि जी दोबारा ऑर्डर दे दो। और रीऑर्डर क्वांटिटीज, जितना आप दोबारा ऑर्डर दोगे दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर quantity. Reorder level is that level of inventory where a fresh order for replenishment मतलब दोबारा से ऑर्डर रिफिल करना, replenishment is a sort of refilling is placed. Reorder level क्या होता है? Maximum consumption into maximum reorder period, या दूसरा फॉर्मूला है minimum level plus average rate of consumption into average reorder period. अगर हम रीऑर्डर क्वांटिटी की बात करें तो जब आप दोबारा ऑर्डर दोगे तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे, डेट क्वांटिटी रिप्रेजेंट आरओक्यू और ईओक्यू। इज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर विच इज प्लेस्ड अगेन एंड अगेन, जो आप बार बार ऑर्डर देते हो। जनरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ रीऑर्डर क्वांटिटी बट नॉट वाइस वर्सा। ईओक्यू आरओक्यू हो सकता है बट आरओक्यू ईओक्यू नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। ईओक्यू कैसे निकलता है? इक्वल टू आरओक्यू, टू एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो 2AO अपॉन सी। Thus, reorder level is the level of stock at which order is placed and ROQ is the quantity that should be ordered. जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है वो ROQ होगी और जब प्लेस करनी है वो रीऑर्डर लेवल होगा। क्वेश्चन इज हाउ इज स्लो मूविंग नॉन मूविंग आइटम्स ऑफ स्टोर्स डिटेक्टेड एंड व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी टू रिड्यूस स्टॉक। सवाल दो है इसके अंदर, एक कि भैया स्लो मूविंग नॉन मूविंग आइटम क्या है, कैसे पता लगती है, कहाँ होती है और उसे कैसे रिड्यूस किया जाए। तो पहले समझते हैं कि ये होती क्या है, स्लो मूविंग आइटम होती क्या है, नॉन मूविंग आइटम क्या होती है। एक कैटेगरी और आती है जिसका नाम है फास्ट मूविंग आइटम्स। देखो, ऐसी चीजें जिनका यूज मल्टीपल टाइम होता है, एक दिन में हो गया या कंटिन्यूसली प्रोडक्शन में जो लगती रहती है, उन्हें कहा जाता है फास्ट मूविंग आइटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेड बना रहे हो, ब्रेड बनाने में अगर मैं बोलूं मैदा, शूज बनाने में मैं बोलूं लेदर, दीज आर दोज टाइप ऑफ आइटम जो क्विकली लगेंगी, कंटिन्यूसली इनको इशू करना पड़ता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, डेट इज कॉल्ड फास्ट मूविंग आइटम्स। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, किसी भी दुकान पे जाना, वहां पे दूध, ब्रेड्स वगैरह जो आप परचेज करते हो वो डेली बेसिस पे नहीं आती है, हर 2 दिन 3 दिन में आपको फ्रेश स्टॉक दिखता है। डेट इज अ फास्ट मूविंग आइटम जिनकी सेल या इशू प्रोडक्शन के लिए बहुत स्पीड अप है। स्लो जो आराम से स्लो मोशन में यूज हो रही है, नॉन मूविंग जो यूज ही नहीं होती, जिनको अब सिर्फ डिस्कार्ड करना है और डिस्पोज करना है बस। चलिए अब इस बैकग्राउंड के साथ कि ये तीनों चीजें क्या होती है एक बार आंसर देख लेते हैं। इन्वेंट्री बेस्ड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज, ये वर्ड याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज मतलब आप उसे कितना यूज करते हो, उसको क्लासिफाई किया जाता है स्लो मूविंग में, फास्ट मूविंग में, नॉन मूविंग में। कैसे पता लगेगा कि फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है? तो फास्ट मूविंग गुड्स जनरली स्टोर के पास होते हैं, प्लेस नियर टू स्टोर इशू पॉइंट, जहां से उन्हें क्विकली इशू किया जा सके, मतलब दुकान में रेडिली हैंडी होती है चीजें कि आया सामने वाला फटाफट दिया और चला गया। द स्टॉक
को फ्रीक्वेंटली रिव्यू किया जाता है ताकि अगर कोई फ्रेश ऑर्डर देना है, मतलब लग रहा है कि सामान खत्म हो रहा है, तो मंगा सको। स्लो मूविंग थोड़ी सी दूर होती है, पीछे बैकग्राउंड में रैक्स पे रखी जाती है, थोड़ा सा दूर रखा जाता है। स्टॉक को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है कि इसमें कोई ऑब्सोलेसेंस तो नहीं हो रही है, मतलब खराब तो नहीं हो रहा है सामान। नॉन मूविंग तो बिल्कुल गोडाउन में रख लो, पीछे रख लो, इन्हें पता है बिकने नहीं वाले, खराब है। इन्हें रखा जाता है बेसिकली बेचने के लिए, और मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दिया जाता है कि अगर आपको कुछ प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन इन्वेंट्री, तो बना लीजिए। सेकंड क्वेश्चन था स्टेप्स टू चेक ऑफ स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स। आप इन्हें कैसे चेक करेंगे, आप इन पे कैसे ध्यान रखेंगे? तो पहली चीज तो बेटा एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने नॉन मूविंग गुड्स को डिस्पोज कर सके। इसके अलावा आपको ना मल्टीपल तरीके का प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि आप हर तरीके के मटेरियल को यूज कर सको। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर प्रोडक्शन ताकि आप हर तरीके के मटेरियल को यूज कर सको। यूज दिस मटेरियल एज सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ अदर मटेरियल। कोशिश करो किसी तरीके से इस मटेरियल को यूज करो ना, चाहे एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करो, चाहे कोई भी तरीका, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके यूज करना है तो यूज करो। देखो, आपको पता है स्लो मूविंग सामान है या नॉन मूविंग सामान है, यूज नहीं हो रहा, तो आपको उसको कैसे सही करना है? आप उसे यूज करोगे। तो यूज करने के लिए आपको या तो फिनिश गुड्स नए लेके आने पड़ेंगे या उसको कहीं और एज ए सब्स्टिट्यूट कुछ तरीके से जुगाड़ करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एडवांटेजेस दैट वुड एक्रू इन यूजिंग LIFO मेथड ऑफ प्राइसिंग फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक। अगर आप LIFO मेथड का यूज कर रहे हो, LIFO मेथड क्या होता है बेटा? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज कर रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट होंगे? तो पहले LIFO मेथड समझ लेते हैं, LIFO मेथड होता क्या है, फिर उसी से उसके एडवांटेजेस भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जरा। LIFO की फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया है वो पहले आउट होगा। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कोई प्रोडक्ट है, एक्स है आपका प्रोडक्ट, आपने क्या करी, परचेजेस करी है और सेल करी है। लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। ये देखिए, हमने ना एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है आपको समझाने के लिए। हमने कहा 1 अप्रैल को आपके पास 2000 यूनिट थी, जो 10 रुपए की एक यूनिट थी। 20/4 को आपने 2000, ये भी परचेजेस ही है मान लो, 1/4 को आपने 2000 यूनिट परचेज करी थी 10 रुपए की। 20/4 को मतलब 20 अप्रैल को आपने 2000 यूनिट और परचेज कर ली 15 रुपए की, 15 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी। आपने 30 अप्रैल को कुछ इशू किया है, कितनी यूनिट इशू करी है? 2000 यूनिट। अब ये इशू कहां से हुआ होगा? 30 तारीख को अगर आप खड़े हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज 1/4, दिस इज 24 एंड दिस इज 34। यहां पे आपने 2000 यूनिट परचेज करी है, यहां पे आपने 2000 यूनिट परचेज करी है, यहां पे आपने 2000 यूनिट इशू करी है। तो ये जो 2000 यूनिट कहां से आई होगी? LIFO मेथड कहता है कि ये 2000 यूनिट लास्ट में क्या आया, 20 अप्रैल को आपने 2000 यूनिट परचेज करी, तो ये 2000 यूनिट यहां से आई होगी। वेयरएज अगर ये FIFO मेथड होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि ये कहां से आती, यहां से। करेक्ट, ये बात समझ आती है। LIFO मेथड था, इसीलिए आपने कहा लास्ट में से आई है। लास्ट कौन सी परचेजेस है? 20/4 की। अगर ये FIFO होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता, तो ये कहां से इशू होती? ये इशू होती आपकी 1 अप्रैल से। इसीलिए इसे कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा और जो बचेगा सामान वो ओपनिंग में से बचेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका वैल्यूएशन का तरीका। अब इससे फायदे क्या होंगे? फायदे क्या है, अब वो थोड़ा ध्यान से देखो, हमने कहा प्राइस 10 से 15 रुपए हो गया। आपने कहा जो प्राइसिंग सिचुएशन है मार्केट की वो इंक्रीजिंग है, प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अब अगर आपने LIFO पे वैल्यू किया तो आपका कॉक्स कितना आएगा? कॉक्स आएगा बेटा 2000 इंटू 15 रुपए, 30,000 रुपए। अगर आप FIFO पे वैल्यू करते तो आप लेते इस वाले सामान को इशू, तो आप बोलते कि जी FIFO पे वैल्यू करता तो मैं करता 2000 इंटू 10, 20,000 रुपए। ठीक है जी। आपने कहा आपकी सेल्स है 40,000 रुपए, तो प्रॉफिट कितना आता? अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो LIFO में प्रॉफिट आता 10,000 रुपए, FIFO में प्रॉफिट आता 20,000 रुपए। करेक्ट और रॉन्ग, ये बात समझ आती है? ध्यान से देखना, सिर्फ नंबर्स का थोड़ा थोड़ा फर्क है। आपने कहा अगर आपने LIFO लिया तो आपने ये वाला इशू लिया 20/4 वाला, तो मतलब 15 रुपए के हिसाब से इशू हुआ 30,000 रुपए। FIFO के हिसाब से लिया होता तो 2000 इंटू 10, 20,000। ये कॉक्स आ गई। सेल्स आपने बोली 40,000 की है, ऑल्दो मैंने FG के हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूं, बट
आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। सेल से 40,000 रुपए, प्रॉफिट कितना आ गया 10,000 और यहां पे आ गया 20,000। कहना ही से जब प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो लीफो जो है कॉक सही बताता है। क्यों सही बताता है? देखो ना, आज की डेट में मार्केट का प्राइस 15 रुपए है, तो आप जो भी सामान बेच रहे हो तो 15 रुपए के हिसाब से उसकी कॉस्ट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो जब भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं लीफो कॉस्ट सही बताता है, प्लस प्रॉफिट कम दिखाता है, जिस वजह से आपका टैक्स जो होता है वो क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली कम हो जाता है। वेयरएज फीफो आपको कॉक्स कम दिखाता है, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है और टैक्स आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है। ये बात समझ आती है? तो कहना ही से कि LIFO is a better comparison, LIFO is a better matching for cost and sales, और यू कैन से कॉस्ट एंड प्राइसेस, क्योंकि वो जो लास्ट में गया आया है वो पहले इशू हुआ है, वो कंज्यूम हुआ है, इसीलिए वो क्या करता है, कॉस्ट को और सेल्स को बेटर मैच करता है। इन्फ्लेशनरी कंडीशन में प्रॉफिट कम दिखाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक सही से आपका जो कॉक्स है वो सही से वैल्यू होता है। वेयर एज अगर प्राइस उल्टे होते, 15 की जगह ये पहले 15 होता और ये 10 होता, तो लीफो क्या करता है, लीफो में फिर तकलीफ हो जाती है, लीफो में फिर फीफो बेटर होता है। हाउएवर फिर तब हम ये कहेंगे अगर प्राइस उल्टे होते हैं तो लीफो की मदद से आप थोड़ा हायर प्रॉफिट दिखा सकते हो। जैसे यहां पे आपने प्रॉफिट कम कर दिया, अगर प्राइसेस मैं उल्टे कर दूं, ये 10 कर दूंगा तो ऑब्वियसली यहां पे प्रॉफिट 20,000 आ जाएगा। तो अगर प्राइसेस रिवर्स है, मतलब प्राइसेस आपके कम हो रहे हैं बढ़ने की जगह, तो लीफो आपको बेटर प्रॉफिट शो करेगा। तो अगर मैनेजमेंट को कभी बेटर प्रॉफिट दिखाना है और मार्केट कंडीशन ऐसी है जो डिफ्लेशन की है, जो मतलब जहां पे प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो उन्हें लीफो मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? वो अजम्पशन है कि जो परचेज हुआ है लास्ट में वो सबसे पहले इशू होगा। दस अंडर दिस मेथड जो लास्ट बैच होता है, जो लास्ट लॉट होता है, उसमें जो सामान खरीदा होता है वो किसके लिए यूज होता है? रॉ मटेरियल इशू के लिए यूज होता है अंटिल इट इज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब जैसे ही वो खत्म हो जाएगा फिर वो पिछले वाले पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने बोली थी 2000 यूनिट, बट अगर आप बोलते 2500 यूनिट तो पहले आप 2000 यूनिट यहां से निकालते, फिर 500 यूनिट यहां से निकालते। दिस मीन्स ये 2000 यूनिट खत्म हो गई, इसीलिए आपको पिछले वाला यूज करना पड़ता। अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेजेस है इट मैचेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद सेल्स रेवेन्यू। सिंस आप सब कुछ लेटेस्ट मार्केट प्राइस पे कर रहे हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे क्या है, जो लास्ट में आया वो पहले इशू हुआ, तो जो लेटेस्ट मार्केट प्राइस पे इशू हो रहा है इसीलिए वो कॉस्ट और रेवेन्यू को बेटर मैच करता है। ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस या इन्फ्लेशनरी कंडीशन या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये अननेसेसरी हाई प्रॉफिट नहीं दिखाता। देखो ना, जब प्राइसेस बढ़ रहे थे 10 से 15 हुए, प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 10,000, फीफो कितना दिखा रहा है 20,000, तो लीफो आपका कंपैरेटिवली कम प्रॉफिट दिखाता है एज इट वाज डिस्क्लोज्ड अंडर फीफो और एवरेज मेथड। फीफो और एवरेज में हमेशा ज्यादा दिखता है। प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर लीफो मेथड इज लोअर, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अकाउंट फॉर करता है राइजिंग ट्रेंड ऑफ मटेरियल प्राइसेस, क्योंकि वो हायर प्राइसेस पर है इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी हायर होती है, प्रॉफिट कम होता है। ड्यूरिंग फॉलिंग प्राइसेस, जब प्राइसेस फॉल कर रहे होते हैं, फीफो यूज करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर मैनेजमेंट को हायर प्रॉफिट दिखाना है तो उन्हें लीफो यूज करना चाहिए। लीफो क्या करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है ड्यू टू लोअर मटेरियल एंड एफजी अप्रोक्सीमेट्स टू मार्केट प्राइस। सिंस जो आपका कॉक्स है और एफजी क्या होता है, मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाता है, मार्केट प्राइस के आसपास होता है ना, मैचिंग कंसेप्ट की वजह से। और मैचिंग इसलिए भी है क्योंकि आपने लास्ट में जो आया उसी में से इशू कर रहे हो, इसीलिए तो आपका बेसिकली ना प्रॉफिट थोड़ा हाई दिखता है। यूज ऑफ लीफो विल आयरन आउट द फ्लक्चुएशन इन द प्रॉफिट। आयरन आउट फ्लक्चुएशन मतलब जो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस होती रहती है बिकॉज ऑफ चेंजिंग प्राइसेस, वो हटा देता है। कभी ज्यादा दिखाना कभी कम दिखाना, वो मैनेज करके चलता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन मतलब राइजिंग प्रॉफिट के टाइम पे लीफो विल शो द करेक्ट प्रॉफिट एंड अवॉइड पेइंग हाई टैक्सेस। लीफो में आपको क्या होगा, प्रॉफिट कम दिखेगा, इस वजह से आप टैक्सेस कम देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड दैट एक्चुअल स्टॉक लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम द क्लरिकल और कंप्यूटर रिकॉर्ड। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर सच डिफरेंस? हाउ विल यू डील विद सच डिफरेंस? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप गए फिजिकल वेरिफिकेशन करने, आपने कहा आपकी बुक्स में 10 यूनिट है, आपके अकाउंट्स में 10 यूनिट आ रही है। जब आपने फिजिकली देखी और जब गोडाउन में गए तो आपको हो सकता है 8 मिले, हो सकता है 12 मिले,
कुछ भी हो सकता है। तो जो डिफरेंस आया, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द फिजिकल स्टॉक, फिजिकल वेरिफिकेशन पे जो स्टॉक आया, एंड दिस इज द बुक स्टॉक। आपको डिफरेंस मिला, आपको पता नहीं कि इसमें डिफरेंस क्यों हो सकता है और इस डिफरेंस का आप क्या करोगे। तो बेटा डिफरेंस के रीजन क्या हो सकते हैं? आपने बुक्स में एंट्री नहीं डाली, आपने सामान सही जगह रखा नहीं हुआ था जिस वजह से फिजिकल सही से नहीं हुआ, आपने टोटल में गड़बड़ कर दी, किसी ने चोरी कर लिया सामान, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता। करेक्ट। हमने क्या कहा, बुक्स में 10 है, मिला 8 या 12, क्यों था? बुक्स में एंट्री सही नहीं डाली हुई। फिर कंक्लूड कर रहा हूं, किसी ने चोरी कर लिया सामान, फिजिकल आपने नहीं किया ढंग से, कहीं और सामान रखा हुआ था। तो इन सब चीजों की वजह से डिफरेंस मिल सकता है। अब आप क्या करोगे, आप जो फिजिकल स्टॉक है या फिर जो बिन स्टॉक है, बिन कार्ड पे जो स्टॉक है उसको ठीक करोगे, सही करके लिख दोगे, स्टॉक लेजर को ठीक करोगे, और जो भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे 10 था बट आया 8, 2 यूनिट का नुकसान हो गया, उसको आप क्या कर दो, प्रोडक्शन ओवरहेड और यू कैन से फैक्ट्री ओवरहेड बना के काम खत्म करोगे। जनरली हमेशा कम ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता, ज्यादा स्टॉक मिलता नहीं, जनरली कम ही मिलता है। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर डालो और अकाउंटिंग एंट्री डालोगे। पॉसिबल रीजंस फॉर डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं? आपने रॉन्ग एंट्री में डाल दी स्टोर लेजर में, मटेरियल जो प्लेस किया वो गलत जगह रखा हुआ है फिजिकल लोकेशन पे, इसलिए आप ढूंढ नहीं पाए। अर्थमेटिकल एरर, आपने कैलकुलेशन सही नहीं करी, किसी ने चोरी कर लिया स्टॉक, मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, गायब कर दिया। ट्रीटमेंट, स्टोर लेजर और अकाउंट बिन कार्ड को क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए और एक दूसरे से टैली कर देना चाहिए विद एक्चुअल, एक दूसरे से टैली हो जाए, प्लस उसको किससे टैली कर दो, एक्चुअल स्टॉक से टैली कर दो। जितना एक्चुअल में स्टॉक है दोनों में उतना आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ स्टोर लेजर मस्ट बी रिड्यूस्ड, अगर आपका इन्वेंट्री कम मिली है तो स्टोर लेजर की वैल्यू कम कर दो, और जो भी नुकसान हुआ है वो कहाँ डाल दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दो। अगला सवाल है बेटा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल पे लिखना है। मैक्सिमम मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आपको स्टॉक रखना चाहिए, मिनिमम मतलब जितना कम से कम रखना चाहिए। उनके अपने पर्टिकुलर फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता है, एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम स्टॉकेज, इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम फिगर ऑफ स्टॉक जो आपको किसी भी समय पे रखना चाहिए। क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर आप मिनिमम स्टॉक की बात करें तो कम से कम कितना स्टॉक रखें ताकि हम स्टॉक आउट ना हो जाए, हम प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। इट शोज द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक बैलेंस विच मस्ट बी केप्ट एट ऑल टाइम टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन चलता रहे। रीऑर्डर कैसे निकलता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन माइनस एवरेज इनटू एवरेज टाइम ऑफ स्टॉक डिलीवरी। कितना एवरेज समय लगता है इनटू में एवरेज कंजम्पशन, किस में से घटाना है, रीऑर्डर लेवल में से। एक सवाल आता है बहुत बार कि परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर कुछ लिखें। अब परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, जब आप रियल टाइम बेसिस पर इन्वेंट्री को अपडेट कर रहे हो अकाउंट्स में, फिजिकल लोकेशन पे, तो उसे कहा जाता है बेटा रियल टाइम इन्वेंट्री। जैसे आपने कहा ये आपका गोडाउन है, ये गोडाउन का अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, इस कंप्यूटर के अंदर इसकी पूरी अकाउंटिंग है। आपका एक सामान आया, आपने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, यहाँ पे एक सामान इशू किया, आपने साथ साथ 1 माइनस कर दिया। जब आप रेगुलर और रियल टाइम बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हो, अपनी फिजिकल स्टॉक को अपडेट करते हो। फिजिकल स्टॉक का मतलब आप बिन कार्ड्स को अपडेट कर रहे हो। बिन कार्ड्स क्या होते हैं, जो आपके रैक्स के ऊपर लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है कितनी क्वांटिटी है। प्लस आप अपनी स्टोर लेजर को जब रियल टाइम बेसिस पर, रियल टाइम बेसिस मतलब जैसे हो रही है ट्रांजैक्शन आप अपडेट करते जा रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे कि एक काम करता हूँ पूरे दिन की एक ही एंट्री डाल देता हूँ, ऐसे नहीं कर रहे आप। एक एक ट्रांजैक्शन हो रही है, आप एंट्री डालते जा रहे हो। उसे क्या कहा जाता है, परपेचुअल इन्वेंट्री मेंटेनेंस। तो जब आप रियल टाइम बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो इसे कहा जाएगा परपेचुअल अकाउंट्स। और परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया जब आप रियल टाइम बेसिस पर अपने स्टॉक को, लेजर को चेक करते जा रहे हो। फिजिकल स्टॉक जो बिन कार्ड पे है और जो लेजर पे है उसको रियल टाइम बेसिस पे जब आप चेक करते हो उसे क्या कहा जाएगा, परपेचुअल अकाउंटिंग, और यू कैन से कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, ठीक है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है, जैसे आप रियल टाइम बेसिस पे एंट्री डाल रहे हो तो आपके लिए पास ना एक बिन कार्ड होना चाहिए, एक स्टोर लेजर होना चाहिए, दोनों अपडेटेड होने चाहिए एक्चुअल स्टॉक से। डे एंड पे आप क्या करो, या हाफ डे में जब भी सही लगे, जितना भी पीरियड सही है आप उस पर फिजिकल कर लो कि जी एक्चुअल में इतना सामान रखा हुआ है, बिन कार्ड में इतना लगा हुआ है, लिखा हुआ है, स्टोर लेजर में इतना लिखा हुआ है। देख लो कि सामान ठीक है, चेक कर लो, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिले तो उसको करेक्ट करा दो। तो आप क्या कर रहे हो, रियल टाइम बेसिस पे बिल्कुल कंटिन्यूअसली, और यू कैन से बहुत मिनिमम टाइम। रियल टाइम डज नॉट मीन कि 1-1 मिनट 2-2 मिनट पे, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा। जो रियल टाइम बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से अपने स्टॉक को चेक
कर रहे हो। चलो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे एक इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, करेक्ट। इसके अंदर दो चीजें आती है, बिन कार्ड और स्टॉक लेजर। अगर आप इसमें चेकिंग की बात करें, इट इज यूजुअली चेक बाय कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे आप स्टॉक को चेक करते रहते हो। कभी कोई आइटम चेक कर ली, कभी कोई आइटम चेक कर ली। सारी आइटम एक साथ चेक नहीं होती, कुछ आइटम आज चेक कर ली, कुछ 2 घंटे बाद चेक कर ली, कुछ 6 घंटे बाद कर ली। दिस इज हाउ इट इज डन। फिजिकल चेकिंग ऑफ परपेचुअल रिकॉर्ड विद एक्चुअल स्टॉक ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, और यू कैन से कंटिन्यूसली। सक्सेस की अगर हम बात करें परपेचुअल इन्वेंट्री की, तो डिपेंड करती है स्टोर लेजर के ऊपर, क्योंकि स्टोर लेजर क्वांटिटी और अमाउंट दोनों बताता है। स्टॉक कंट्रोल कार्ड या फिर बिन कार्ड्स के ऊपर, इन दोनों के बीच में क्वांटिटी की रीको होनी चाहिए। वैल्यू की रीको क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सर बिन कार्ड पे वैल्यू नहीं आती। इसके अलावा फिजिकल बैलेंसेस ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम एवरीडे सिस्टमैटिकली, चेक करो कुछ आइटम्स का डेली बेसिस पर एक सिस्टमैटिक वे में। एंड बाय रोटेशन, रोटेशन मतलब मान लो आपके पास 100 आइटम है, अब आप 100 आइटम डेली चेक नहीं कर सकते। आपने क्या किया, हर दिन हम 15 आइटम चेक करते चलेंगे। तो एक सिस्टमैटिकली फ्लो बना दिया कि ताकि हर 6-7 दिन में पूरा स्टॉक टेक हो जाए। जो भी डिस्क्रिपेंसी मिली बिटवीन फिजिकल एंड बुक फिगर्स, उसको इन्वेस्टिगेट करो, करेक्टिव एक्शन लो एक बार इन्वेस्टिगेशन के बाद, और जो उसका रीजन है जिस वजह से डिस्क्रिपेंसी मिली उसे रिमूव करो। तो परपेचुअल इन्वेंट्री में क्या हो गया, एक स्टोर लेजर होना चाहिए, एक बिन कार्ड होना चाहिए, दोनों रिकंसाइल होने चाहिए। इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे फिजिकल करते रहो कुछ कुछ आइटम्स का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। एंड बाय रोटेशन मतलब आज ये 10 आइटम, कल ये 10 आइटम। उसके बाद जो भी डिस्क्रिपेंसी मिले उन्हें देखो कि कोई कमी तो नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो उसका रीजन क्या है, उस रीजन को ठीक करो और उसकी अकाउंटिंग एंट्री डलवा दो। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री के क्या मेजर एडवांटेजेस है। चलो वो डिस्कस करते हैं। बेटा अगर आपको रेडी बेसिस पे सारा सामान मिल जाए तो आप कभी भी स्टॉक टेक कर सकते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप पे कितना सामान रखा है। आप कमियों को सही से ढूंढ सकते हो। इवन आपको फास्ट मूविंग स्लो मूविंग आइटम्स का भी पता लग जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड है किस समय कौन सी आइटम मूव हो रही है। प्लस जो इन्वेंट्री लेवल्स आपने पढ़े थे, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, उनको मेंटेन करना, फिक्स करने में परपेचुअल रिकॉर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको पता ही नहीं होगा रियल टाइम बेसिस पे कितना स्टॉक है, तो आप कैसे रीऑर्डर लेवल चेक करोगे, करेक्ट। तो अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो फिजिकल स्टॉक कैन बी काउंटेड एंड बुक बैलेंस कैन बी एडजस्टेड इवन बिफोर एंटायर स्टॉक टेकिंग इज डन। इससे पहले कि आपका पूरा स्टॉक टेक हो, मतलब जैसे आपने बोला था 100 आइटम है, 100 की 100 आइटम कंप्लीट होगी, उससे पहले भी आप ये काम कर सकते हो। आपने 10 आइटम चेक करी, 10 में कोई कमी मिली उसको करेक्ट कर दो, फिर अगली 10 चेक करी उसमें कोई कमी मिली फिर उसको करेक्ट कर दो, ठीक है। आपको इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि आप पे स्टॉक की फिगर रेडिली अवेलेबल होती है। अगर आपको याद हो तो क्लास 11-12 में जब आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाई थी, तो आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक नाम की एक चीज दी जाती थी। अगर आपको ट्रायल बैलेंस मिला हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मैं दे दूं तो P&L बन जाता है, करेक्ट और रॉन्ग। तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस तो सिस्टम से रेडिली निकल जाएगा और परपेचुअल इन्वेंट्री से क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, तो आप कभी भी P&L बना सकते हो। इंटरिम P&L आराम से बन सकता है, डिस्क्रिपेंसीज को आराम से ढूंढा जा सकता है। ये हेल्प करता है कोई सरप्लस या डॉर्मेंट मतलब बहुत दिनों से सामान पड़ा हुआ यूज नहीं हो रहा, ऑब्सोलीट या स्लो मूविंग मटेरियल को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा ऐसा सामान है जो बहुत दिनों से मूव नहीं हो रहा है, और उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में। इसके अलावा इन्वेंट्री लेवल को फिक्स करने में हेल्प करता है। इन्वेंट्री लेवल को कैसे हेल्प करेगा फिक्स होने में, जब आपको पता है कि कितनी इन्वेंट्री है, कहाँ रखी हुई है, कितनी कितनी यूज हो रही है, तो आप आराम से इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, उनके लिए क्या चाहिए होता है, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज टाइम, वो चीजें इनपुट देने में हेल्प करता है। हाँ जी बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप डिस्टिंग्विश करें किसको, बिल ऑफ मटेरियल को और मटेरियल रिक्विजिशन नोट को। क्या क्या, बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये दोनों चीजें होती क्या है पहले वो समझ लो। समझते ही आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इन दोनों में क्या फर्क है। बिल ऑफ मटेरियल बेसिकली होता है कि एक एफजी को बनाने में कितना रॉ मटेरियल या कितना इनपुट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एक कार को बनाने में एक इंजन चाहिए, एक चेसी चाहिए, बॉडी चाहिए, फ्रंट की 2 सीट चाहिए, बैक के लिए एक बिग सीट चाहिए, एक स्टीयरिंग चाहिए, एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए, 4 ग्लासेस चाहिए विंडो के, एक फ्रंट का ग्लास चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल, और यू कैन से दिस इज लिस्ट ऑफ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर
थिंग। ये कौन बनाता है? ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है। हमारा जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है वो बना के देता है कि भैया अगर आपको एक सामान बनाना है तो ये सारी चीजें चाहिए। जैसे घर में जब हम होते हैं, कोई चीज कुक होनी होती है तो मदर जनरली बताती है कि बेटा ये चीजें लेकर आ जाओ क्योंकि हमें कुछ एक्स चीज बनानी है। तो जो बनाना है उसकी जो लिस्ट होती है ना, जो हमें बाजार से लाना है, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। तो सिंपल शब्दों में इज अ लिस्ट ऑफ मटेरियल। सारा सामान इसके बेसिस पे ऑर्डर होगा, करेक्ट। और इसके बेसिस पे आप कंट्रोल रखते हो कि हाँ, एक कार बनने में एक से ज्यादा इंजन तो नहीं लगा, एक से ज्यादा चेसी तो नहीं लगी, ऐसा तो नहीं कि लगी तो एक थी बट अकाउंटिंग एंट्री 2 की डाल दी, करेक्ट। इसके अलावा इसका यूज होता है कोटेशंस के लिए। जब आपको पता है एक गाड़ी में एक इंजन लगेगा, आप 1 लाख गाड़ियां बनाना चाहते हो तो आपको 1 लाख इंजन चाहिए। अब 1 लाख इंजन का प्राइस भी तो चाहिए, तो आप डिफरेंट वेंडर से कोटेशन मंगा सकते हो। तो ये तो हो गया बिल ऑफ मटेरियल। एक होता है मटेरियल रिक्विजिशन रूट। होता क्या है, जब प्रोडक्शन करना होता है, अब प्रोडक्शन वाले को कुछ सामान चाहिए, मान लो उसने कहा मुझे इंजन चाहिए। अब वो इंजन के लिए रिक्वेस्ट रेज करेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को कि लो जी आप मुझे एक इंजन इशू कर दो। तो दिस रिक्विजिशन इज कॉल्ड MRN। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे एक इंजन इशू कर दो, मुझे गाड़ी में लगाना है। तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो इंजन इशू कर देगा। बाय चांस अगर स्टोर डिपार्टमेंट पे वो नहीं है तो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा और एक परचेज ऑर्डर रेज करेगा कि मुझे ये सामान खरीदना है। फिर वो बाहर से खरीदेगा, खरीद के फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा। ध्यान दिया हो तो दोनों चीजें बिल्कुल ही एक दूसरे से अपोजिट है। बिल ऑफ मटेरियल बता रहा है कि किसी चीज को बनाने में क्या लग रहा है। जैसे खीर बनानी है, खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध, चावल, चीनी, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। वेयर एज मटेरियल रिक्विजिशन नोट हो गया कि जाके बाहर से इतना सामान खरीद के ले आओ या मुझे इतना सामान दे दो ताकि मैं खीर बना लूं, करेक्ट। तो मटेरियल रिक्विजिशन हो गया जब आपको सामान खरीदना है, सामान की जरूरत है, तो ये बनाता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और यू कैन से जिसको सामान चाहिए। और बॉम्ब बनाता है जनरली हमारी टेक्निकल टीम। अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो बिल ऑफ मटेरियल इज लिस्ट ऑफ मटेरियल है जो कौन बना रहा है, इंजीनियरिंग टीम बना रही है, ड्राइंग डिपार्टमेंट बना रहा है। ड्राइंग डिपार्टमेंट बताता है कि कितना कितना क्या क्या सामान लगेगा, किसमें सामान लगना है, कंजम्पशन में। मटेरियल रिक्विजिशन नोट फोरमैन बनाता है कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट का, जिसको सामान कंज्यूम करना है वो बना के देगा कि मुझे इतना सामान इशू कर दो। इज ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम। ये पूरी लिस्ट ऑफ आइटम है जो किसी ऑर्डर को या जॉब के लिए जरूरी है। वेयर एज ये एक डॉक्यूमेंट है कि आप मुझे सामान इशू कर दो फॉर इशूइंग मटेरियल। बॉम्ब कैन रिप्लेस स्टोर रिक्विजिशन बट मटेरियल रिक्विजिशन कैन नॉट रिप्लेस बॉम्ब। बॉम्ब MRN को रिप्लेस कर सकती है। कैसे? आपने कहा जी एक पूरी लिस्ट बना के दे दी कि मुझे 10 आइटम चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट को दे दो कि मुझे सारी की सारी आइटम चाहिए, करेक्ट। परचेज डिपार्टमेंट परचेज करके दे देगा। बट MRN में तो सिंपल रिक्वेस्ट है ना, उसमें बॉम्ब थोड़ी ना है। कौन कौन सी आइटम चाहिए मटेरियल रिक्विजिशन में नहीं पता हमें, बट बॉम्ब में हमें पता है। इसीलिए कहा गया कि बॉम्ब क्या कर सकता है, स्टोर रिक्विजिशन को रिप्लेस कर सकता है। बॉम्ब कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्टोर रिक्विजिशन वेयर एज MRN कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बॉम्ब। इसका पर्पज होता है कोटेशन के लिए, इसका पर्पज होता है सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आप सामान इशू करते हो। सामान इशू मतलब कंजम्पशन की एंट्री डालते हो। सिंस इट रिफर्स टू द लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, ये क्या करता है, एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल रखने में हेल्प करता है और ये बताता है कि क्या क्या मटेरियल इशू हुआ है स्टोर से। इसकी मदद से आप स्टोर लेजर में एंट्री डालते हो। स्टोर लेजर में क्या आता है, सर इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना परचेज किया, इतना इशू किया, इतना क्लोजिंग बैलेंस है। तो MRN एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए हेल्प करता है क्योंकि ये बताता है कितना एक्चुअल सामान इशू हुआ है। वेयरएज बॉम्ब ये हेल्प करता है कि जी एक गाड़ी में एक चेसी लगनी है ना, एक गाड़ी में एक ही इंजन लगना है ना, एक से ज्यादा नहीं लगेगा ना, तो एक कंट्रोल लगा दिया कि अगर एक से ज्यादा लग रहा है तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ अकाउंटिंग एंट्री या कुछ गड़बड़ हुई है। तो बॉम्ब क्या करता है, कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। MRN कितना मटेरियल एक्चुअल में इशू हुआ वो बताता है। चलिए इन स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन इज आस्किंग स्टेट वेदर द इंफॉर्मेशन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीजंस। सेफ्टी स्टॉक इंक्रीजेस एज डिमांड इंक्रीजेस। पहली चीज है, क्या आपको सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज करना पड़ता है जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी? तो आप बोलोगे नहीं जी, सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमें मिनिमम रखना होता है प्रोडक्शन के लिए। डिमांड के अकॉर्डिंग सेफ्टी स्टॉक को वेरी नहीं किया जा सकता, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेफ्टी स्टॉक को वेरी किया जाता है।
In ABC analysis, high cost items are likely to fall in category A and least cost items are likely to fall in category C. अब हम यहाँ पे बोलेंगे ऑल्दो ये स्टेटमेंट ब्रॉडली ठीक है, बट अगर आप टेक्निकल टर्म में बोलोगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है. जब आप कैटेगराइजेशन करते हो तो आप कंजम्पशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हो, कॉस्ट के अकॉर्डिंग जनरली नहीं करते. तो इसीलिए यू विल से जो कैटेगराइजेशन होती है वो कंजम्पशन वैल्यू पे होती है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉकआउट्स अ लार्ज बैच साइज इज अ मस्ट. तो आप बोलोगे हाँ जी कि अगर बैच साइज लार्ज होगा तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे वो कम होंगे. नेक्स्ट है ईओक्यू इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग बिटवीन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट. तो आप बोलोगे क्या, यस और नो. आप बोलोगे नहीं सर, ईओक्यू में क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को बैलेंस किया जाता है, कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट को बैलेंस नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है लीड टाइम इज द टाइम इंटरवल इलैप्सिंग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर एंड द रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स अगेंस्ट दैट ऑर्डर. आपने किसी सामान के लिए ऑर्डर दिया, जिस दिन ऑर्डर दिया उससे लेके जब तक उस सामान लास्ट तक आया. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 10,000 यूनिट का आपने ऑर्डर दिया, पहली बार में 2500 आई, फिर 2500 आई, फिर 2500 आई, फिर 2500 आई. तो लीड टाइम क्या होता है, यहां से लेके यहां तक, या जब ऑर्डर दिया वहां से जब पहली बार सामान आएगा वहां तक. क्वेश्चन बोल रहा है कि लीड टाइम यहां से लेके यहां तक होता है, तो आप बोलोगे नहीं, लीड टाइम होता है यहां से लेके जब भी पहली बार आपका सामान आएगा, जितने समय में भी, उसे लीड टाइम कहा जाता है. तो ये आंसर्स आपके पास है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू, नॉट ट्रू एंड नॉट ट्रू. ये ऑलरेडी रीजन हम समझ चुके हैं, आप एक बार खुद रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइजेस बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर. हमें ये पता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में दोनों आते हैं, बट द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग. बट जो उसकी एफिशिएंसी है और जो उसकी वर्थ है वो किस पे डिपेंड करती है, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग पे. तो बेटा हम लोगों ने परपेचुअल इन्वेंट्री पे एक नोट पढ़ा था पहले, थोड़ी देर पहले. अगर ब्रॉडली बोले तो वही इसका भी आंसर है. जो आपने वहां पे आंसर लिखा था एज इट इज, आप चाहो तो वही आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ऑल्दो अभी भी हमने जो आंसर लिखा है ब्रॉडली सिमिलर ही है कि परपेचुअल रिकॉर्ड में क्या आते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस है. तो आप चाहो तो यहां से रीड कर लो, नहीं तो जो हमने पहले लिखा था आप एज इट इज यहाँ पे आंसर लिखोगे, ये वाला दिस क्वेश्चन, तो भी आपका आंसर चल जाएगा, ये पूरा और ये. ठीक है. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द जस्ट इन टाइम JIT इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपकी कोशिश ये होती है कि आप इन्वेंट्री का जीरो लेवल का स्टॉक रखो. मतलब सर जीरो लेवल कैसे काम चलेगा, मींस जब भी रिक्वायरमेंट है, आपका कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग परचेजेस करो. मतलब जितना आपको जरूरत है, जितनी आपकी नीड है किसी ऑर्डर के लिए, उतना परचेज करो और कोशिश करो कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखो या ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट रखो. प्रोडक्शन तभी करो जब जरूरत है, जब लग रहा है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो रॉ मटेरियल भी मत खरीदो. तो JIT इज अ मोड जहां पे आप जस्ट इन टाइम, बिल्कुल टाइम पे सारी चीजें करके दे रहे हो. और यू कैन से दिस इज अ डिमांड पुल वे ऑफ कंट्रोलिंग द मैनेज इन्वेंट्री. डिमांड पुल या पुल थ्रू, कुछ भी बोल लो, कि जब डिमांड है, फाइनल डिमांड आई, देव जी इतना सामान बनाना है, इसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, फटाफट खरीदा, बनाया, आगे बढ़े, खत्म. तो जस्ट इन टाइम हो गया कि आपको इन्वेंट्री नहीं रखना, कोशिश करो मिनिमम इन्वेंट्री या जीरो इन्वेंट्री रखो, तभी प्रोडक्शन करो जब जरूरत है. इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. Under this approach, entity to have zero inventories in stores and material should only be purchased when it is actually required for production. जब एक्चुअल जरूरत है तभी परचेज करो, अदरवाइज परचेज मत करो. JIT is based on two principles. JIT दो प्रिंसिपल पे है. प्रोड्यूस गुड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड है तभी प्रोडक्शन करना है, और जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को टाइमली बेसिस पे डिलीवर हो जाए. और कब डिलीवर हो जाए, व्हेन दे वांट, जब कस्टमर को सामान चाहिए उस समय उसके पास सामान पहुंच जाए, उसके हिसाब से जो भी चीज खरीदनी है भैया खरीद लो. अगर मैं और सिंपल शब्दों में बोलूं तो मैं कहूंगा ये, जैसे ही डिमांड आए फाइनल प्रोडक्ट की, आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो. प्रोडक्शन स्टार्ट टू प्रोसेस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट. जो भी मटेरियल रिक्विजिशन चाहिए, मतलब जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो परचेज डिपार्टमेंट को भेज दो. ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल सप्लायर को भेजा जाएगा. सप्लायर क्या करेगा, सेंड करेगा मटेरियल फॉर प्रोडक्शन. मतलब आपने सामान पहले से खरीद के नहीं रखा, जैसे ही रिक्वायरमेंट आई आपने खरीदना शुरू किया. इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. डिमांड पुल और पुल थ्रू क्यों, क्योंकि ये डिमांड के ऊपर बेस है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, डिमांड पुल और पुल थ्रू
सिस्टम। इन दिस सिस्टम इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज रिसीव्ड। एक बार जब आपने ऑर्डर रिसीव कर दिया उसके बाद शुरू होता है। बेस्ड ऑन द डिमांड प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसकी रिक्वायरमेंट रेज कर दी जाती है किसको, परचेज डिपार्टमेंट को खरीदने के लिए। यही हमने आपको अभी समझाया था। तो जस्ट इन टाइम इज बेसिकली नथिंग। जस्ट इन टाइम कह रहा है जब चाहिए ना तभी खरीदना, जरूरी नहीं है सामान खरीद के रखो। आपको इन्वेंट्री का स्टॉक जीरो बना के रखना है, रखो। JIT देखो हर जगह नहीं लग सकता, बट एज द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, फास्ट कम्युनिकेशन है, तो आप धीरे धीरे कोशिश कर सकते हो मिनिमम स्टॉक रखने की। जीरो तो रखना बहुत मुश्किल होता है, बट मिनिमम आप स्टॉक रख सकते हो। बट कुछ जगह पे जहां पे आपका सिर्फ कस्टमर बेस ही होना है सारा काम, वहां पे आप जीरो बेस भी सामान। चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेस्ट और स्क्रैप। स्क्रैप और वेस्ट में क्या फर्क है। वैसे तो इतना कोई मोटा फर्क होता नहीं है, बट ठीक है, अकाउंट थोड़ी टर्म्स का छोटा मोटा फर्क है। वेस्ट जो है रॉ मटेरियल से कनेक्टेड होता है, इनपुट से कनेक्टेड होता है। स्क्रैप जो है जनरली आउटपुट से कनेक्टेड होता है। स्क्रैप जनरली आइडेंटिफाइबल होता है और इसकी फिजिकल सब्सटेंस होती है। वेरेज वेस्ट में भी इनविजिबल और विजिबल, जैसे क्या है आपने कोई केमिकल रखा, कैरोसिन रखा, वो इवेपोरेट हो गया तो इनविजिबल है। वेरेज स्क्रैप रद्दी हो गया जो अलग से जनरेटेड है, जैसे गन्ने का जूस है तो गन्ने के जूस के बाद जो गन्ने का बचता है डेट इज स्क्रैप। जनरली वेस्ट की कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती। स्क्रैप आर टर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट एंड हैव स्मॉल रिकवरेबल वैल्यू। स्क्रैप की कुछ ना कुछ छोटी मोटी रिकवरेबल वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी होगी, पर छोटी मोटी होगी। और स्क्रैप को जनरली आप बाय प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज स्क्रैप और डिफेक्टिव का डिफरेंस। स्क्रैप क्या है, जनरली आउटपुट से कनेक्टेड है। डिफेक्टिव कैन बी कनेक्टेड टू आउटपुट और इनपुट बोथ, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डिफेक्टिव इज कनेक्टेड विद द आउटपुट। स्क्रैप कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट डिफेक्टिव को आप एलिमिनेट कर सकते हो। डिफेक्टिव को आप रेक्टिफाई करा सकते हो, वेयर स्क्रैप को आप रेक्टिफाई नहीं कराते हो। स्क्रैप को जो सेल किया जाता है बहुत इनसिग्निफिकेंट थोड़ी सी वैल्यू पे किया जाता है, वेयरएज जो डिफेक्टिव को सेल किया जाता है वो थोड़ा सा हायर वैल्यू पे किया जा सकता है। डिफेक्टिव बेसिकली क्या होता है, जैसे आप शर्ट है, शर्ट पे थोड़ा सा स्टिच गलत लग गया तो आप क्या कर सकते हो, उसको ठीक करा के बेच दो या फिर उसको एज इट इज बेच दो। हो सकता है 100% मार्केट प्राइस पे ना जाए, 70-60% पे चली जाए। बट स्क्रैप के केस में जो वैल्यू रिकवर होती है वो बाय प्रोडक्ट वाले की तरह होती है, बहुत मिनिस्कल सी होती है, छोटी सी होती है। तो स्क्रैप जनरली आउटपुट से कनेक्टेड है। डिफेक्टिव मेजॉरिटी टाइम हम आउटपुट से रिलेटेड बोलते हैं, बट इनपुट से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपका इनपुट सही नहीं है, डिफेक्टिव है। व्हाट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेंजर लेवल। डेंजर लेवल पे शॉर्ट नोट लिखते हैं। डेंजर लेवल मतलब इससे नीचे गया तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल आर स्टॉप्ड एंड इमरजेंसी इश्यूज आर ओनली मेड। मतलब सामान इतना कम हो गया है कि अब हम रॉ मटेरियल को नॉर्मली इशू नहीं कर सकते, मतलब हमारे पास प्रोडक्शन पे लगाने के लिए सामान नहीं बचा, सिर्फ सभी सामान लगेगा जब कोई इमरजेंसी का बहुत अर्जेंट यूज है। तो कैसे निकाला जाता है, एवरेज कंजम्पशन इनटू में लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस। इसको मिनिमम कंजम्पशन की हेल्प से भी कंप्यूट किया जा सकता है। मतलब डेंजर लेवल में आप बोल रहे हो एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस। बिल्कुल इमरजेंसी परचेज का मतलब बिल्कुल इंस्टेंटली खरीदना है, कहाँ से जल्दी मिल जाएगा, डेट इज इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी परचेज में थोड़े पैसे भी ज्यादा लग जाते हैं बहुत बार, और इसको आप चाहो तो एवरेज कंजम्पशन की जगह मिनिमम कंजम्पशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए वेरियस कॉस्ट का ट्रीटमेंट चेक कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का क्या करोगे, सर हम इसको कॉस्ट ऑफ परचेज में से कम कर देंगे। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या करेंगे, सर इसको भी हम कॉस्ट ऑफ परचेज से कम कर देंगे। कैश डिस्काउंट, सर इसका हम कुछ नहीं करेंगे और इसको क्या मानेंगे, एज इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस। इसको फाइनेंशियल आइटम माना जाएगा, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर आपको कोई सब्सिडी मिली है, गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिला है, तो उसको आप रॉ मटेरियल अगर आपने खरीदा है उसकी कॉस्ट से कम कर दो। अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है तो यहाँ नहीं आएगी। कोई रोड टैक्स पे किया है तो आप उसको कॉस्ट ऑफ परचेज में डाल दो, मतलब आप सामान ला रहे थे उसके लिए आपने रोड टैक्स दिया तो कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट हो जाएगा। आपने कोई टैक्सेस दिए जैसे IGST, SGST, CGST, तो उसको क्या करेंगे, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे अगर उसका क्रेडिट अवेलेबल है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट इफ क्रेडिट इज अवेलेबल। डीमरेज या पेनल्टी जनरली एबनॉर्मल नेचर के होते हैं, इसलिए परचेज का पार्ट नहीं होता, कॉस्टिंग पीरियड में जाता है। एन एबनॉर्मल कॉस्ट एंड नॉट इंक्लूडेड इन परचेज कॉस्ट किस में डाल दिया जाता है, कॉस्टिंग पीरियड में। अदर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस, कमीशन, फ्रेट, वो किसका पार्ट बनेगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर है, अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, वापस नहीं आएगा तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा।
अगर रिटर्नेबल कंटेनर है, वापस आएगा, तो जो भी रिटर्न होकर आएगा, रिटर्न अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंटेनर, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। जो रिटर्न होकर आया उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी कॉस्ट की कंटेनर की कॉस्ट है, तो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे अगर आपने देखा हो कभी कोका कोला है, पेप्सी है, इनकी ना एक बोतल होती है कांच वाली, ग्लास बॉटल्स होती है, ठीक है। अब इन ग्लास बॉटल्स का क्या होता है, आप ग्लास बॉटल पे पीते हो, पी के वापस दे देते हो, वो दोबारा से यूज हो जाती है, उनको सही करके उसमें रिफिल करके दे दिया जाता है, करेक्ट, यही होता है। तो जो इन ग्लास बॉटल को कहा जाएगा एक तरीके से कंटेनर्स, जिसमें सामान रख के आपको दिया गया। अगर वो नॉन रिटर्नेबल है, वापस नहीं आएगी, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बट रिटर्नेबल है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर जो रिटर्न अमाउंट है वो कॉस्ट ऑफ कंटेनर, आपका कांच की बोतल आप वापस दे रहे हो, उसमें कोई अलग से कोई खर्चा तो हुआ नहीं, वो सेम तरीके की उसकी वैल्यू रहेगी। जब उसकी वैल्यू रिटर्न अमाउंट कॉस्ट के इक्वल होती है, तो हम उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। बट बहुत बार क्या हो सकता है, आपने कहा, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा कोई सामान बनवाना है, सामान बनाने के लिए कोई डाई वगैरह लगेगी या कंटेनर लगेगा, तो वो आपने किसी अपने जॉब वर्कर को दिया, ये 1 लाख रुपए का है। जॉब वर्कर ने कहा मैं इसे वापस नहीं करूंगा, इसकी वैल्यू खत्म, तो इसकी कॉस्ट आप इससे किस में इंक्लूड कर दोगे, रॉ मटेरियल में इंक्लूड कर दोगे। बट जॉब वर्कर ने कहा मैं आपको वापस कर दूंगा, जब वापस किया तो इसकी वैल्यू से 40,000 रुपए, मतलब डेप्रिशिएट हो गया, तो आपकी कॉस्ट का पार्ट कितना बनेगा, 60,000 रुपीज। अगर कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है तो पूरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, रिटर्नेबल है तो जितने में वो वापस आया, जितना भी डेप्रिशिएशन लगा, उतनी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। शॉर्टेज, अगर नॉर्मल रीजन है तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, जैसे नॉर्मल लॉस को हम एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर एबनॉर्मल रीजन है तो आप कहाँ डाल दोगे, कॉस्टिंग P&L में डाल दोगे, ठीक है बेटा।